हेलो स्टूडेंट्स। हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कर रहे हैं और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम +1 से स्टार्ट किया है जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और उसका चैप्टर है नोमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन। आज हम लेक्चर नंबर 3 के अंदर हम स्टडी करेंगे नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर मीन्स नामकरण कैसे होता है कंपाउंड्स का, और उसके अंदर भी हम जो स्टडी करेंगे वो करेंगे कॉमन नेम। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जनरली जब क्लासरूम में बताया जाता है तो जनरल 2-4 कॉमन नेम बता दिए जाते हैं, उसके बाद इसको क्लोज कर दिया जाता है। आज हम बिल्कुल डेप्थ में कॉमन नेम जानने की कोशिश करेंगे, और ये मान के चलिए कि इस कंसेप्ट के बाद बहुत सारे आपके जो डाउट्स होते हैं, जो कंसेप्ट्स होते हैं, वो आपके क्लियर हो जाएंगे और आप समझ पाएंगे कॉमन नेम भी काफी इंपॉर्टेंस रखता है। तो चलिए आज हम नोमेनक्लेचर में कॉमन नेम के बारे में कंसेप्ट को जानने की कोशिश करेंगे। लेट्स वी स्टार्ट जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और जीओसी फर्स्ट पार्ट। चैप्टर हमारे पास है क्लासिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर और लेक्चर नंबर 3 नोमेनक्लेचर हम जानेंगे, और नोमेनक्लेचर में भी अब हम जानेंगे कॉमन नेम। तो लेट्स वी स्टार्ट। नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, नाम से ही पता लग जाता है कि नोमेनक्लेचर एक्चुअली में मीनिंग नोमेनक्लेचर शब्द क्या है। नोमेनक्लेचर का अगर हम हिंदी वर्जन देखें तो इसको हम नामकरण कहते हैं। नामकरण, जैसे बच्चा जन्म लेता है, उसके बाद माता पिता उसका नाम रखते हैं। तो नाम दो तरह से रखे जाते हैं, आप लोगों को पता होगा कि एक तो नाम बच्चे का जन्म होते ही उसका रंग देख लेते हैं, कैसा रंग था, वो शरारत करता है कि नहीं करता, वैसे रखा जाता है। तो वो जो नाम रखा जाता है, जैसे बेशरारत करता है तो फोर्टी रख दिया जाता है। किसी का रंग साफ होता है तो उसको धोलिया कह देते हैं, काला रंग होता है तो उसको कालिया कह देते हैं, हाइट छोटी होती है तो उसको छोटा कह देते हैं। तो ऐसे ही जो नाम होता है उसको हम बोलते हैं कॉमन नेम, दैट इज कॉल्ड कॉमन नेम। ये उसके जो जनरल प्रॉपर्टी है उसके व्याप पे नेम रखा जाता है। एंड सेकंड कैटेगरी जो होती है, दैट इज ऑन द बेस ऑफ द रूल एंड रेगुलेशंस। पंडित जी के पास जाते हैं, पतड़ा देखते हैं, फिर पंडित जी बताते हैं इसका नाम कै खे गए के ऊपर नाम रखो, और उसके ऊपर नाम रखा जाता है। दैट इज बेस्ड ऑन रूल रेगुलेशंस। तो ऐसे एक इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, जिसको आईपीएससी बोलते हैं, ये यूनियन है। इसने कुछ रूल रेगुलेशंस बनाए जिसके व्याप पे हम कंपाउंड्स का नाम रखते हैं। तो हम दो पार्ट में नोमेनक्लेचर पढ़ेंगे। फर्स्ट कैटेगरी में हम पढ़ेंगे कॉमन नेम्स के बारे में, और सेकेंडरी कैटेगरी में हम पढ़ेंगे आईपीएससी। तो आज के लेक्चर में हम कॉमन नेम देखेंगे कि केमिस्ट्री के अंदर कॉमन नेम कैसे दिए जाते हैं, इसके बारे में आज हम स्टडी करेंगे। तो चलिए कॉमन नेम के बारे में किस तरह से स्टडी करते हैं। कॉमन नेमिंग जो होती है कंपाउंड की, उसको भी हम दो कैटेगरी में डिवाइड करके चलते हैं। जो हमारे पास फर्स्ट कैटेगरी होती है, वो कैटेगरी होती है हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन मीन्स ये कार्बन एंड हाइड्रोजन है, दिस इज आल्सो हाइड्रोकार्बन। ये अगर हम लेके चलते हैं, दिस इज आल्सो हाइड्रोकार्बन। ये हम लेके चलते हैं, दिस इज आल्सो हाइड्रोकार्बन। ये हाइड्रोकार्बन पार्ट होता है। और एक जो कैटेगरी होती है उसको हम बोलते हैं हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव, मतलब जो हाइड्रोकार्बन से निकले हों। मतलब जैसे ये हमारे पास कंपाउंड है CH3Cl। हाइड्रोकार्बन में सिर्फ कार्बन एंड हाइड्रोजन होंगे और कोई नहीं होगा। लेकिन हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव में किसी अदर कंपाउंड्स ने, एलिमेंट्स ने एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके और नया कंपाउंड बनाया होगा, दैट इज हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव। अब एल्कोहल को क्या कहोगे? हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव। दीज आर कॉल्ड हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव एंड दीज आर जनरल हाइड्रोकार्बन्स। तो ऐसे दो कैटेगरी में करेंगे। आपके पास नोटबुक होगी तो फटाफट हम नोट्स बनाना स्टार्ट कर देंगे कि कॉमन नेमिंग दो पार्ट्स में चलेगी, हाइड्रोकार्बन एंड हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव। लेट्स वी स्टार्ट। अब हम आते हैं हाइड्रोकार्बन पे। हाइड्रोकार्बन में आप लोग पढ़ चुके हो कि हाइड्रोकार्बन में तीन कैटेगरी होती है। फर्स्ट एल्केन, सेकंड क्या होती है एल्कीन, और थर्ड कैटेगरी क्या होती है एल्काइन। हम इन तीनों के बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि इन तीनों कैटेगरी में ये नाम कैसे दिए जाते हैं। तो चलिए, अगर हम फर्स्ट कैटेगरी बात करें, एल्केन की बात करें, तो एल्केन क्या है देखा जाए तो सबसे पहले, व्हेन वन मोर देन वन स्ट्रक्चर इज पॉसिबल फ्रॉम सेम मोलिकुलर फॉर्मूला देन वी यूज एन आइसो एंड नियो। कहता है मोलिकुलर फॉर्मूला तो सेम है, लेकिन उससे एक से ज्यादा स्ट्रक्चर अगर बनाए जा सकते हैं, जैसे हमारे पास ये है CH3,
CS2, CS2, CS2 एंड CS3। अब इसका मोलिकुलर फॉर्मूला देखें तो कार्बन कितने हैं, 5, और हाइड्रोजन 3, 2 5, 2 7, 2 9 और 3 12, S12। ये मोलिकुलर फॉर्मूला है। देखो इसका ये स्ट्रक्चर बन सकता है यदि ये स्ट्रक्चर इस तरह से सीधे कार्बन सभी स्ट्रेट लाइन में जुड़े हुए। पहला पॉइंट ये देखो, इट इज यूज फॉर द अनब्रांच चेन, बिल्कुल सीधी चेन है, कोई ब्रांचिंग नहीं। तो हम प्रीफिक्स एन लगा देते हैं और इसको नाम लिखेंगे एन पेंटेन। क्या लिखेंगे इसके आगे, एन पेंटेन, नॉर्मल चेन, कॉमन नेम। लेकिन कहता है यदि इसके अंदर ऐसी एक ब्रांच बन जाए, ऐसी CH3, CH, CH3, और उसके बाद कोई ब्रांचिंग ना हो, तो 3 तो यहाँ आ गए, ये 4 और ये 5, देखो आगे कोई ब्रांचिंग नहीं है। कहता है ये आ जाए जिसके अंदर ये यूनिट आ जाए। कहता है इफ ए मॉलिक्यूल हैज, इस यूनिट को मॉलिक्यूल रखता हो ऐसे, विद नो फर्दर ब्रांचिंग, और उसके बाद कोई ब्रांचिंग ना हो, तो जिसके अंदर ये आ जाए इस तरह से और फर्दर ब्रांचिंग ना हो, तो हम शब्द जोड़ते हैं आइसो। टोटल कार्बन कितने, 5 है, तो हम दे देंगे आइसोपेंटेन, ये नाम देंगे। यदि हमारे पास ये कंडीशन आती है, इफ मॉलिक्यूल हैज, कहता है मॉलिक्यूल के पास ये कंडीशन आ जाएगी, ये वाला पार्ट, ये ऐसे, और उसके बाद फर्दर कोई ब्रांचिंग ना हो। देखो फर्दर कोई ब्रांचिंग नहीं है, तो 1 2 3 4 5, तो हमारे कितने थे, 5, तो हम 6 लगा रहे हैं, तो 5 ही करके चलेंगे इसे। यदि ये कंडीशन आ जाए तो हमारे पास शब्द जोड़ते हैं नियो, नियो पेंटेन। या हम इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं कि यहाँ जो कार्बन होना चाहिए वो कैसा कार्बन होना चाहिए, क्वाटनरी कार्बन। ये कंडीशन भी रखते हैं, या ये कंडीशन भी रखते हैं कि जो कार्बन है उस, जो टोटल कार्बन है मिनिमम, जो एंडिंग में इस तरह के स्ट्रक्चर में, वो मिनिमम 5 होने चाहिए। तो देखो यहाँ मिनिमम कितने, 1 2 3 4 एंड 5, मिनिमम 5 कार्बन रिक्वायर्ड फॉर न्यू प्रीफिक्स। न्यू प्रीफिक्स होने के लिए 5 कार्बन हो, या फिर यहाँ जो सेंट्रल कार्बन है वो क्वाटनरी है। क्वाटनरी का मतलब ये इससे भी जुड़ा हुआ है, ये इससे भी जुड़ा हुआ है, इससे भी जुड़ा हुआ है और इससे भी जुड़ा हुआ है, 4 से जुड़ा हुआ है। तो ये कंडीशंस अगर रख रहे हैं तो वहां शब्द जोड़ते हैं हम न्यू। तो आई होप कि 3 एल्केन के अंदर 3 कॉमन वर्ड आए, एन, आइसो एंड न्यू। इन तीनों शब्द को हम आगे लगा के कॉमन नेमिंग लिखते हैं। ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। तो चलिए अगले पॉइंट पे चलते हैं हम। नेक्स्ट पॉइंट पे इस पार्ट को देखें हम। चलिए आगे बढ़ते हैं हम, और अब हम लेते हैं इसके अंदर नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है। तो नेक्स्ट टॉपिक लेने से पहले हम इसी पार्ट में कुछ एग्जांपल्स हम जानने की कोशिश करेंगे भी इस पार्ट के कौन कौन से एग्जांपल हमारे पास हैं। जैसे फर्स्ट एक इस पार्ट को देखते हैं। हमारे पास एग्जांपल अभी हमने पढ़े, नियो आइसो पढ़े, तो हमारे पास एक एग्जांपल है C4H10। तो इस कंपाउंड को कैसे लिखा जा सकता है, CH3, CH2, CH2, CH3। क्योंकि सारे कार्बन एक स्टेट चेन के अंदर है, तो हम शब्द लिख सकते हैं इसको N, और कार्बन टोटल 4 हैं, तो क्या लिखेंगे, N ब्यूटेन। लेकिन इसमें देखो एंडिंग कार्बन से पहले एक ब्रांच आ गई, या कह सकते हैं कि इसके अंदर ये यूनिट है, और ये यूनिट हम किसके लिए इस्तेमाल करते हैं, आइसो के लिए। टोटल कार्बन कितने हैं, 4, तो क्या लिख सकते हैं इसके लिए, आइसो ब्यूटेन। तो इस तरह से हम इसको कॉमन नेम दे सकते हैं। चलिए और एग्जाम्पल लेते हैं इससे रिलेट हम। मान लीजिए हमारे पास C5H10, तो C5H10 के केस में हम ऐसे स्टेट चेन दे सकते हैं। तो यदि हमारे पास इस तरह से स्टेट चेन लेंगे C5H10 की, तो सीधे कार्बन बिना किसी ब्रांच चेन के हैं, तो इसको हम क्या नाम दे सकते हैं, एन, और 5 है तो क्या लिख दे सकते हैं इसको, एन पेंटेन। क्लियर। यदि इसके अंदर ब्रांचेस डेवलप होना स्टार्ट हो जाती हैं तो कैसे होती हैं, ये देखिए। यदि इसके अंदर ब्रांचेस आ गई, लेकिन ब्रांचेज में भी यूनिट है, ये यूनिट आ गई और फर्दर कोई ब्रांच नहीं है, मतलब यह कह सकते हैं एंडिंग कार्बन से पहले कार्बन पे एक आ जाए इस तरह से, तो उसको हम सब देते हैं आइसोपेंटेन। और एंडिंग कार्बन से पहले कार्बन पे 2 आ जाए, या कंडीशन क्या बताई थी, क्वाटनरी कार्बन एटम जिसके पास हो, या 5 कार्बन जुड़े हुए, तो हम शब्द जोड़ते हैं नियोपेंटेन। आई होप ये कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। अभी जो हमने जनरल कंसेप्ट पढ़ा उसके कुछ एग्जाम्पल्स हमने इसमें देखे। लेकिन एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, काफी बार एग्जाम के अंदर आता है, अगर ऐसा केस आ जाए, ये एक एक्सेप्शन है, इम्पोर्टेंट है, और हम इसको नोट कर लें। यदि हमारे पास ऐसा केस आ जाए तो उस कंडीशन में आप क्या कहोगे, ये देखो, ये कंडीशन क्वाटनरी कंडीशन भी सेटिस्फाई कर रहा है अगर इस तरफ से लेके चले हम। लेकिन वहां हमने डेफिनेशन पढ़ी थी किसके बाद कोई ब्रांच नहीं होनी चाहिए, लेकिन देखो ब्रांच आ गई,
और इस तरफ लेके चलते हो आप इस कंडीशन में, तो हमारे पास ये है। तो दोनों कंडीशंस यहाँ सेटिस्फाई हो रही हैं, नियो की कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही है और आइसो की कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही है। तो यहाँ ये एक एक्सेप्शनल केस है जहाँ दो कार्बन है ब्रांचिंग में, यहाँ एक कार्बन ब्रांचिंग है, तो हम इस कंडीशन में आइसो शब्द लेके चलेंगे। आइसो ऑक्टेन, टोटल 8 कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, 8 कार्बन है, इसलिए हम शब्द जोड़ेंगे आइसो ऑक्टेन। आई होप कि ये कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा और इस क्वेश्चन को नोट कर लें, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसी कंडीशन में बच्चा कोई भी आंसर लिख सकता है, न्यू ऑक्टेन भी ले सकता है, लेकिन ये दोनों कंडीशंस हो तो ये एक एक्सेप्शनल केस है हमारे पास, इसमें हम आइसो ऑक्टेन ही कंडीशन लगाते हैं। अब हम आते हैं एल्केन के बाद आते हैं एल्कीन के अंदर। तो एल्कीन में क्या होता है ये देखें। एल्कीन के अंदर एक खास बात है। क्या खास बात है कि यहाँ कॉमन नेम कुछ इस तरह से लिखा जाएगा। सेकंड कंडीशन क्या है हमारे पास, एल्कीन की। हम हाइड्रोकार्बन पढ़ रहे हैं और हाइड्रोकार्बन में हमने एल्केन के बारे में पढ़ा, जिसमें एन आइसो और नियो के बारे में जाना। अब हम पढ़ रहे हैं एल्कीन। तो कॉमन नेम ऑफ एल्कीन में क्या लिखा जाता है, एल्क प्लस आइलीन। मतलब एल्क तो रहेगा ही, जो भी एल्क का मतलब जो भी मीथ ईथ प्रोब्यूट रहेगा, लेकिन आइलीन शब्द जरूर जोड़ेंगे उसके पीछे अगर हमारे पास डबल बॉन्डेड कंपाउंड है। जैसे फॉर एग्जांपल ये कंपाउंड हमारे पास है डबल बॉन्डेड, तो यहाँ शब्द मीथ ईथ, तो दो कार्बन है तो क्या लिखेंगे ईथ, और प्लस क्या हो जाएगा आइलीन, इसलिए हम शब्द जो है वो जोड़ते हैं इथाइलिन। ऐसे ही हमारे पास कार्बन कितने हैं, 3 है, तो 3 के लिए शब्द क्या लेंगे प्रोप, और शब्द क्या जोड़ेंगे ऐसी कंडीशन में आइलीन, तो प्रोपाइलीन। तो हमें कंफ्यूज नहीं होना चाहिए कि अगर प्रोपाइलीन इथाइलिन लिखा है तो दैट्स द कॉमन नेम ऑफ एल्कीन। तो कॉमन नेम एल्कीन के इस तरह से लिखे जाते हैं। ऐसे ही यदि डबल बॉन्ड प्रेजेंट है तो उनके पोजीशन के जगह पे भी कॉमन नेम लिखा जा सकता है। जैसे यहाँ से स्टार्ट करें अल्फा बीटा गामा, तो डबल बॉन्ड जो है वो डबल बॉन्ड अल्फा, मतलब यहाँ स्टार्ट है फर्स्ट कार्बन पे, तो यहाँ अल्फा, और 4 कार्बन है तो क्या देंगे ब्यूट, और आइलिन शब्द हम जोड़ देते हैं। तो ये अल्फा शब्द जो है ये क्या डिफाइन कर देता है, ये डबल बॉन्ड की पोजीशन बता देता है कि ये 1 नंबर कार्बन से शुरू है। यदि हमारे पास ऐसे हो तो अल्फा बीटा गामा। अब देखो बीटा किसकी पोजीशन बताता है डबल बॉन्ड की, तो बीटा ब्यूट प्लस आइलिन ऐसे भी लिखा जा सकता है। इस कंडीशन में ध्यान से देखें, तो इस कंडीशन में हमारे पास अल्फा बीटा गामा में एक नया वर्ड हमारे पास जुड़ गया। ध्यान होगा आपको कि ये जो कंडीशन है ये क्वाaternary कार्बन की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है। तो इसका मतलब ये शब्द जो है नियो शब्द जुड़ रहा है, और टोटल कार्बन 6 हैं तो हेक्स, और उसके साथ क्या जुड़ जाएगा आइलिन, तो नियो हेक्साइलिन हम इसके साथ लिख सकते हैं। ये कुछ कॉमन नेम के रूल एंड रेगुलेशन है जिसको हम समझ सकते हैं, और इस पार्ट को हम आसानी से कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं हम। अगर ट्रिपल बॉन्डेड कंपाउंड हो तो वहां हम ये आइलिन शब्द तो जोड़ेंगे YLENE, लेकिन यहाँ एस्ट शब्द जुड़ा है ACT। ये अभी हम आगे जो पढ़ेंगे उसमें पढ़ेंगे कि एक कार्बन हो तो क्या होता है, दो कार्बन, कॉमन नेम के लिए भी कार्बन का कुछ पार्ट होता है तो वहां हम जोड़ेंगे। तो ये एक एग्जांपल बताए एसिटाइलिन लिखेंगे इसको। चलिए अगर आइसोब्यूटाइलिन का केस है, इस तरह से आइसो का केस है, 4 कार्बन ब्यूट और आइलिन लिखा जाएगा इसको आइसोब्यूटाइलिन। नेक्स्ट हम कंपाउंड पे आते हैं हेलोजन डेरिवेटिव। मैंने बताया था हाइड्रो सॉरी हेलोजन डेरिवेटिव नहीं, हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव मैंने पीछे भी लिया था। या तो प्योर हाइड्रोकार्बन हो या हाइड्रोकार्बन से ड्राइव होकर कोई चीज आती है तो उसको हम बोलते हैं हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव। तो हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव हमारे पास कौन कौन से हैं, दो कैटेगरी आएंगे इसके अंदर। पहले में आएंगे उसको हम बोलेंगे सिस्टम ए रेडिकल डिपेंडेंट, दूसरी कैटेगरी आएगी सिस्टम बी रेडिकल इंडिपेंडेंट कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप। मतलब इस कैटेगरी में सारे वो फंक्शनल ग्रुप्स आएंगे जिनके अंदर कार्बन मौजूद होता है। जैसे हमारे पास ये है कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसके अंदर देखो कार्बन इन्वॉल्व है, अल्डिहाइड है, इसके अंदर कार्बन इन्वॉल्व है। तो ऐसे फंक्शनल ग्रुप्स यहाँ आएंगे जो कि जिसके अंदर कार्बन क्या होगा इन्वॉल्व हो। ये रेडिकल डिपेंडेंट, इनके अंदर वो फंक्शनल ग्रुप्स आते हैं जिनके अंदर कार्बन नहीं होता एक्सेप्ट कीटोन, कीटोन को छोड़ के बाकी सभी फंक्शनल ग्रुप्स यहाँ आ जाते हैं। तो चलिए इसके बारे में डिटेल देखेंगे हम तो पता लगेगा। एक साइनाइड ऐसा पार्ट होता है और आइसोसाइनाइड, ये दोनों सिस्टम में काउंट होता है। ये रेडिकल सिस्टम में भी काउंट होता है, सिस्टम ए में भी काउंट होता है और सिस्टम
बी में भी काउंट होता है। चलिए, ये रेडिकल क्या होता है, सबसे पहले हम इस पॉइंट को जानने की कोशिश करेंगे और फिर ये रेडिकल वर्क कैसे करते हैं। तो यदि हम रेडिकल की बात करें तो हमारे पास सिंपल देखें, ए और बी दो कंपाउंड हैं। जैसे हमारे पास फॉर एग्जांपल बॉन्ड फॉर्मेशन हुई है हमारे पास ए बी के बीच में, ए और बी के बीच में बॉन्ड बना इस तरह से। यदि इस बॉन्ड को ब्रेक कर दें, हम तोड़ दें, क्लीवेज कर दें, तो ए के इलेक्ट्रॉन ए के पास आएंगे और बी के इलेक्ट्रॉन बी के पास जाएंगे। तो इस तरह से इन्होंने अपने अलग अलग इलेक्ट्रॉन रख लिए, तो इसको हम बोलते हैं फ्री रेडिकल। क्या बोलेंगे इसको हम? फ्री रेडिकल। और ये भी क्या होगा? फ्री रेडिकल। मतलब दोनों के पास जो अपने, इन्होंने क्या कर रखा था, दोनों ने बॉन्ड बना रखा था अपने अपने इलेक्ट्रॉन देके, तोड़ने के बाद अपने अपने इलेक्ट्रॉन दोनों अलग लेके चले जाते हैं। तो ऐसी कंडीशन होती है फ्री रेडिकल। हाइड्रोकार्बन में फ्री रेडिकल कैसे बनते हैं, ये पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट है। तो हाइड्रोकार्बन में फ्री रेडिकल बनते हैं इस तरह से, बाई रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। कैसे? जैसे हमारे पास एक एग्जांपल लेते हैं हम, उससे हम समझ पाएंगे इसको। कहता है कि रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम ए हाइड्रोकार्बन फॉर्म ए रेडिकल। कैसे? हमने कोई भी एल्केन ली, जैसे हमने मीथेन ली, मीथेन में से एक हाइड्रोजन हमने रिमूव किया, तो हमारे पास ये जो एल्काइल बनी CH3, और ये जो लाइन हम इस तरह से लगाते हैं, ये उसके फ्री इलेक्ट्रॉन, जो सिंगल इलेक्ट्रॉन था उसको, जैसे इसका स्ट्रक्चर खोल ले मीथेन का, तो ऐसा स्ट्रक्चर आएगा ऐसे। और यदि हमने इस हाइड्रोजन को रिमूव कर दिया तो इनके बीच में जो बॉन्ड था वो टूट जाएगा, तो ये अपना हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन लेके बाहर चला जाएगा इस तरह से अलग, और ये इलेक्ट्रॉन अकेला इसके पास रह जाएगा ऐसे, सिंगल। तो अब ये जो रह जाएगा इसको हम क्या बोलेंगे? रेडिकल बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको हम? रेडिकल। क्योंकि ये मीथेन था और मीथेन से रेडिकल बन गया। तो रेडिकल के नाम के पीछे ध्यान रखना, हमेशा आइल शब्द जुड़ता है। रेडिकल के नाम के पीछे हमेशा आइल जुड़ता है। इसलिए एक हाइड्रोजन निकालने के बाद ये रेडिकल बना, और इस वजह से मिथ प्लस आइल, इसलिए इसको हम बोलते हैं मिथाइल। वेरी सिंपल। ऐसे ही अगर हमारे पास और केस लें हम, जैसे इथेन, ये हमारे पास सेकंड कंपाउंड है इथेन। अब इस इथेन में से एक हाइड्रोजन निकाल देंगे आप, तो हमारे पास इस तरह से कंपाउंड बनेगा, और इसको हम क्या बोलेंगे? इथाइल। क्योंकि रेडिकल बनने के बाद आइल शब्द जो है वो जरूर उसके एंड में जोड़ा जाता है। ऐसे ही हमारे पास ये कंपाउंड है प्रोपेन। अब देखो प्रोपेन में कहाँ कहाँ से इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं, एक एक हाइड्रोजन। हम इस टर्मिनल से निकाल सकते हैं या इस टर्मिनल से, दोनों से निकालोगे तो रिजल्ट सेम आएगी। इससे निकालोगे तो भी यही प्रोडक्ट बनेगा, और इससे निकालोगे तो भी यही प्रोडक्ट बनेगा, सेम प्रोडक्ट बनेगा। इस वजह से ये जो कंडीशन है उसमें हम एक ही प्रोडक्ट लेके चलते हैं। तो इसमें से मान लीजिए हमने इस टर्मिनल से निकाला, हमारे पास ये बना जो कि प्रोप, और उसके बाद आइल। दूसरी बात, इस सीधी चेन है, कोई ब्रांच नहीं है, तो इसको हम एन प्रोपाइल भी लिख सकते हैं। लेकिन अगर हम, अब कौन बच गया, फर्स्ट सेकंड के अलावा बीच से निकाल सकते हो, यहाँ से निकालेंगे तो हमारे पास ऐसा बन सकता है, बोलो हाँ या ना। इसको घुमा के ऐसे भी लिखा जा सकता है, बोलो हाँ या ना। तो अगर ऐसा है और इसको ऐसे लिख दें, तो देखो ये कंडीशन, ये यूनिट किसकी यूनिट आ जाती है? आइसो की। और प्रोप से क्या बन गया? प्रोपाइल। तो इसको क्या सब जोड़ दिया जाता है? आइसो प्रोपाइल। आई होप कि ये कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया हो। आगे बढ़ते हैं हम। ऐसे ही हमारे पास यदि अनसेचुरेटेड कंपाउंड है तो उसमें भी रेडिकल बनता है। अनसेचुरेटेड कंपाउंड मतलब जिनके पास डबल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। तो डबल बॉन्ड कंपाउंड में यदि हाइड्रोजन इस टर्मिनल से गया और दो ही कार्बन हुए डबल बॉन्ड पे, तो उसको हम बोलते हैं विनाइल। यदि हमारे पास डबल बॉन्ड यहाँ है और जहां से रेडिकल निकलता है उसके बाद सिंगल बॉन्ड, उसके बाद डबल बॉन्ड आता है अल्टरनेट पोजिशन, तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं अलाइल। जब आप ऑर्गेनिक शुरू करोगे तो शब्द बार बार आएंगे आपके पास, विनाइल और अलाइल। विनाइल में डबल बॉन्ड जिस कार्बन से अटैच है रेडिकल वहीं से जाएगा, और अलाइल में डबल बॉन्ड जिस कार्बन से अटैच है उससे नेक्स्ट कार्बन के से हाइड्रोजन रिमूव होगा, उस कंडीशन को बोलते हैं अलाइल कंडीशंस। आई थिंक ये कंसेप्ट आपको क्लियर होगा। और कुछ रेडिकल्स लेते हैं, उनके नाम लेते हैं। जैसे हमारे पास इसके बारे में और डिटेल में हम पढ़ेंगे अभी। जैसे एक ही कार्बन से दो रेडिकल अगर रिमूव हो जाते हैं हमारे पास, जैसे ये कार्बन था इससे दोनों रिमूव हो जाते हैं, तो इथाइली, इथाइली डीन कहा जाएगा। आगे हम डिटेल पढ़ेंगे इसकी। यदि दोनों रेडिकल अलग अलग कार्बन से जाते हैं तो उसको कहा जाता है इथाइलिन। यदि दोनों
यहाँ क्या था, दोनों गए यहाँ से, लेकिन उसके साथ फर्दर एक ग्रुप जुड़ा हुआ था मिथाइलिडाइन का। लेकिन दोनों यदि एक ही जगह से चले जाते हैं तो उसको हम सीधा बोलते हैं मिथाइलिन या मिथाइल डाइइन। ऐसे एरोमेटिक कंपाउंड से जब चला जाता है तो बचा हुआ एरोमेटिक का पार्ट हमेशा कैसा हो कहलाता है, फिनाइल कहलाता है। ये फिनाइल का पार्ट होता है। तो आगे पार्ट में बढ़ते हैं हम। ऐसे ही टोलिन का पार्ट हमारे पास, इस टोलिन में से यदि हम टोलिन का कैसे बनती है, टोलिन बेंजीन के ऊपर अगर CH3 ग्रुप जुड़ जाता है तो उसको टोलिन बोला जाता है। अब इसमें से मान लीजिए एक हाइड्रोजन हमने इसमें से रिमूव कर दिया तो ये क्या हो जाएगा, बेंजाइल आइल शब्द जुड़ जाएगा इसके पास। यदि हमने इसमें से दो जोड़ हटा दिए तो क्या जुड़ जाएगा, बेंजल। और यदि मैंने तीनों रिमूव कर दिए तो ये क्या कहलाएगा, बेंजो। तो ये कंडीशंस अलग अलग होती हैं एरोमेटिक कंपाउंड्स में जिनका हमें ध्यान रखना होता है। आगे बढ़ते हैं हम। सिस्टम ए जो रेडिकल डिपेंडेंट होता है उसके बारे में थोड़ा सा जानेंगे कि ये नॉन कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप होते हैं, कीटोन को छोड़ के। कीटोन के अलावा जितने होते हैं सारे, जैसे कौन कौन से होते हैं आप लोग पीछे पढ़ चुके हो। यदि हेलोजन किसी से जुड़ जाता है, OH किसी से जुड़ जाता है, NH2 जुड़ जाता है, NH है कि अमोनिया का डेरिवेटिव है, O है, COH, और मतलब कीटोन है, साइनाइड है, और आइसोसाइनाइड। ये वो फंक्शनल ग्रुप हैं जो कहीं भी कार्बन कंटेन नहीं करते और अलग अलग रिएक्शंस में अलग अलग जगह काम आते हैं। तो चलिए अब हम इसको यूज करते हैं। इसका एक फॉर्मेट होता है, उसको हम यूज करना सीखेंगे कैसे इसको यूज किया जाता है। तो इसको फॉर्मेट इस तरह से यूज किया जाता है। यदि हमें कोई रेडिकल दे रखा है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। मान लो हमें ये रेडिकल दे रखा है, ये कंपाउंड दे रखा है, इसे हमने फ्री रेडिकल जनरेट कर लिया तो हमारे पास क्या बनेगा, CH3 CH2। तो ये देखो क्या बन गया हमारे पास, इथाइल। अब हम इसके साथ कोई भी फंक्शनल ग्रुप जो कार्बन से रिलेट नहीं है, जैसे मान लीजिए हमने हेलोजन ले लिया, OH ले लिया, कोई भी ऐसे फंक्शनल ग्रुप ले लें जिसमें कार्बन नहीं इन्वॉल्व होता हो, तो यदि ये इसके साथ जुड़ जाएगा हमारे पास प्रोडक्ट बनाएगा CH3CH2Cl। अब इसका नाम बताओ क्या देंगे हम, इसका नाम देंगे हम, क्योंकि रेडिकल है तो रेडिकल का ईथ प्लस आइल, ये बताया था मैंने, इथाइल। और ये जो है ये एज इट इज लिखा जाएगा इथाइल क्लोराइड, दैट इज कॉमन नेम। ऐसे ही यदि अल्कोहल का मेंबर ऐसा ही होता तो हम क्या लिखते, इथाइल अल्कोहल। क्या लिखते इसको, इथाइल अल्कोहल, कॉमन नेम लिखते हैं। यदि IPC नेम लिखना होता इसका तो फिर हम लिखते इथेन 1 2, इथेन 1 ओल, 1 2 नहीं, इथेन 1 ओल। फिर ये इसका IPC नेम लिख देते हैं। और ये इसका क्या हो गया, इथाइल ग्लाइकोल इथाइल अल्कोहल क्या हो गया इसका कॉमन नेम। चलिए फर्दर बढ़ते हैं हम आगे। अब हम रेडिकल्स की बात करते हैं तो रेडिकल्स भी हमारे पास दो टाइप्स के होते हैं जो फ्री रेडिकल्स होते हैं, मोनोवेलेंट रेडिकल्स और बाईवेलेंट रेडिकल्स। ये रेडिकल्स भी अलग अलग नेमिंग करने में हेल्प करते हैं हमारे पास। तो हमारे पास दो टाइप्स के रेडिकल होंगे, मैं रेडिकल के बारे में पहले बता चुका हूँ। तो मोनोवेलेंट रेडिकल्स जिसके अंदर सिर्फ एक ही पार्ट से हमारे पास रिमूवल होगी, और बाईवेलेंट रेडिकल्स जिसके अंदर से दो अलग अलग कार्बन से हाइड्रोजन रिमूव होगा। तो चलिए पहले हम मोनोवेलेंट के केस को हम देखते हैं। तो मोनोवेलेंट में क्या कंडीशंस आती हैं ये देखें। मोनोवेलेंट रेडिकल्स में कार्बन हैविंग वन फ्री वैलेंसी, एक ही हाइड्रोजन वहां से रिमूव होगा। जैसे ये हमारा केस है तो इसमें एक रिमूव है, ये भी केस है तो इसमें एक ही रिमूव है। तो देखो यदि हमारे पास ये कंपाउंड है और इसमें रिमूव है यहाँ, तो यहाँ देखो जिससे रिमूव हो वो कैसा कार्बन है, फर्दर एक ही कार्बन जुड़ा हुआ है तो कैसा कार्बन है, फ्री। तो इसको हम प्राइमरी रेडिकल भी बोलेंगे। इस कंडीशन में देखो यहाँ जहाँ से रिमूव हुआ है वहां भी आगे चल के एक से अटैच है तो ये भी कैसा कार्बन है, प्राइमरी है। तो यदि प्राइमरी कार्बन से रिमूवल होती है तो उसको हम बोलते हैं प्राइमरी रेडिकल। और यदि सेकेंडरी कार्बन से रिमूवल होती है तो सेकेंडरी रेडिकल। अब देखो यहाँ से रिमूव करने के बाद ये कार्बन फर्दर कितने कार्बन जुड़ा हुआ है, दो से, तो ये सेकेंडरी कार्बन हो गया। तो फ्री वैलेंसी ऑन सेकेंडरी कार्बन, यदि सेकेंडरी कार्बन में तो कैसा रेडिकल कहलाएगा, फिर ये सेकेंडरी रेडिकल। और इस कंडीशन में देख सकते हो कि इस कार्बन से रिमूव होने के बाद ये रेडिकल है, तो ये रेडिकल हमारे पास क्या कहलाएगा,
सेकेंडरी। क्लियर? क्योंकि सेकेंडरी कार्बन पे है तो सेकेंडरी रेडिकल कहलाएगा, प्राइमरी कार्बन में प्राइमरी रेडिकल कहलाएगा। ऐसे यदि टर्सरी कार्बन पे है तो टर्सरी रेडिकल कहलाएगा। देखो यहाँ देखो, 3 कार्बन से अटैच है तो टर्सरी है, तो टर्सरी रेडिकल कहलाएगा। यहाँ भी 3 कार्बन से अटैच है तो कैसे है? टर्सरी, तो इसको बोलते हैं टर्सरी रेडिकल। आई होप कि ये कंसेप्ट आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। आगे हम बढ़ते हैं। कहता है कि कोई कंपाउंड कितने रेडिकल बना सकता है। ठीक है, तो एक कंपाउंड लिया हमने प्रोपेन, तो प्रोपेन से हमें कहता है 2 मोनोवेलेंट रेडिकल बने। कैसे? जैसे एक हम इसमें से रिमूव कर सकते हैं, एक हम इसमें से रिमूव कर सकते हैं। तो यदि हमने फर्स्ट इसमें से रिमूव किया तो हमारे पास ये रेडिकल बना। सेकंड का हाइड्रोजन हमने यहाँ से रिमूव कर दिया तो हमारे पास ये रेडिकल बना। बच्चा कहेगा सर आप यहाँ शिफ्ट कर सकते हो 1 2 3, या 1 2 3, कहता है 3 से भी तो रिमूव कर सकते हो आप। तो बेटा 3 से अगर हम रिमूव करेंगे तो जो प्राइमरी का स्ट्रक्चर बना है वैसा ही फिर किसका बन जाएगा? टर्सरी का बन जाएगा। तो स्ट्रक्चर या आईपीएससी नेम शुड नॉट बी इक्वल, दोनों इक्वल नहीं होने चाहिए। इस वजह से हमने दो ही इसके रेडिकल बना पाएंगे। इस कंपाउंड में देखो, यदि हमने यहाँ से रिमूव किया, यहाँ से रिमूव किया, यहाँ से, इन तीनों से कहीं से भी रिमूव कर लो, हमारे पास एक ही आंसर आने वाला है। तो हमने इसमें से रिमूव कर लिया, एक तो रेडिकल ये बन गया। अब हमें क्या करना है? एक रेडिकल और बनाना है। तो और के लिए हम क्या करेंगे? ये कार्बन कैसा है? सेकेंडरी, इसे रिमूव कर देंगे तो हमारे पास एक रेडिकल ये बन जाएगी सेकेंडरी है, बाकी सारे कैसे हैं? प्राइमरी। तो फंक्शनल ग्रुप बनाने का यहाँ 2 पार्ट बनेंगे फंक्शनल ग्रुप के, एक इसमें और एक पार्ट इसके अंदर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अगर हमारे पास एन पेंटेन दे रखी है तो उसमें हमसे पूछा है बताइए कितने फ्री रेडिकल्स बनेंगे। क्वेश्चन बहुत आसान क्वेश्चन है, लेकिन ऐसे क्वेश्चन हमारे पास आएंगे। एन पेंटेन है तो देखो यहाँ से जा सकता है एक, एक यहाँ से जा सकता है, एक यहाँ से। यदि हम आगे इन दोनों कार्बन की इन्वॉल्व करेंगे, यहाँ से रिमूव करेंगे तो फर्स्ट जैसा ही होगा, और यहाँ से रिमूव करोगे तो कैसा होगा? सेकंड जैसा ही होगा। तो हमारे पास फर्स्ट गया तो ये बना, सेकंड गया तो हमारे पास ये बना, और थर्ड गया तो हमारे पास ये बना। इससे आगे अगर हमने रेडिकल बनाए तो ये फर्स्ट और सेकंड जैसे हो जाएंगे, इसका इसका मिलान हो जाएगा थर्ड और फोर्थ, फोर्थ और फिफ्थ से। इसलिए हम 3 ही रेडिकल लेके चलेंगे, बाकी दोनों सेम हो जाएंगे, इसलिए उनको कंसिडर नहीं किया जाता। चलिए, मोनोवेलेंट रेडिकल हमें इससे ऑब्टेन करके बताना है। फटाफट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। तो बताइए कितने मोनोवेलेंट रेडिकल हमारे पास पॉसिबल हैं। तो इसके अंदर देखो, यहाँ से हाइड्रोजन जा सकता है तो एक ये बन गया, यहाँ से हाइड्रोजन जा सकता है तो एक ये बन गया, और यहाँ से हाइड्रोजन जा सकता है तो एक ये बन गया। तो टोटल कितने रेडिकल बन सकते हैं? यहाँ 3 रेडिकल की फॉर्मेशन हो सकती है। ऐसे ही केस हमने आइसोपेंटेन का केस लिया है। तो आइसोपेंटेन में कितने रेडिकल बन सकते हैं? ये देखो, आइसोपेंटेन में देखो, अगर हम यहाँ से लगते हैं, यहाँ से रिमूव करेंगे तो हमारे पास देखो पहला स्ट्रक्चर ये बनेगा, सेकंड वाले से रिमूव करेंगे तो देखो दूसरा स्ट्रक्चर ये बनेगा, थर्ड वाले से यदि हम रिमूव करेंगे यहाँ से तो तीसरा स्ट्रक्चर हमारे पास ये बनेगा, और फोर्थ में आप चाहे यहाँ से रिमूव करो या यहाँ से रिमूव करो, अगला स्ट्रक्चर सेम, मतलब कहीं से भी इनमें दो में से कहीं करें ये बनेगा। तो टोटल कुल मिला के हमारे पास यहाँ कितने रेडिकल बनेंगे? 4 रेडिकल की फॉर्मेशन होगी। आई होप कि कंसेप्ट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और एग्जाम्पल लेते हैं हम रेडिकल को समझने के लिए, क्योंकि क्वेश्चन हमारे पास खूब बनते हैं। तो थर्ड एग्जाम्पल देखो, इसके अंदर ये सभी जगह कार्बन हमें पता है साइक्लिक कंपाउंड, और सब जगह हमारे पास क्या है? हाइड्रोजन है इस तरह से। अब इसमें से अगर हमने एक एक हाइड्रोजन को रिमूव कर दिया, तो मान लो हमने यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव कर दिया तो हमारे पास ऐसा बनेगा। यहाँ से करोगे तब भी सेम इस फॉर्म आईपीएसी नेम आएगा, यहाँ से करोगे तब भी सेम आएगा। इसलिए जो एग्जैक्ट जो हमारे पास स्ट्रक्चर आता है वो ये आएगा, ध्यान रखना। इस वाले केस में देखो, पहले यहाँ से रिमूव करो एक रेडिकल, फिर फर्दर जहाँ से अटैच है वहां से रिमूव करो सेकंड रेडिकल, फिर फर्दर जहाँ से अटैच है वहां से रिमूव करो थर्ड रेडिकल, फर्दर यहाँ से रिमूव करो फोर्थ रेडिकल। अब तुम कहोगे सर यहाँ से और यहाँ से क्यों नहीं कर रहे? जब यहाँ से और यहाँ से करने लगोगे तो आईपीएसी नेम क्या हो जाएंगे? सेम हो जाएंगे। यहाँ से रिमूव करोगे तो बिल्कुल यहाँ से मिलता जुलता आएगा, और यहाँ से रिमूव करोगे तो इससे मिलता जुलता हो जाएगा। मिलता जुलता क्या? ऐसे हो जाएगा, इसको घुमा देंगे तो। इसलिए यहाँ तक ही हमारे पास रेडिकल बनेंगे। आगे चलते हैं हम। विच कंपाउंड गिव ओनली 1 मोनोवेलेंट रेडिकल, कहते हैं कौन सा कंपाउंड ऐसा है
जो एक मोनोवेलेंट रेडिकल देता है, साफ दिखाई दे रहा है कि भाई इसके अंदर रिमूवल की पॉसिबिलिटी या तो यहाँ से, या फिर यहाँ से, फिर यहाँ से, यहाँ से, तो एक ही निकलेगा कहीं से भी, तो ये मोनोवेलेंट यही बना सकता है। तो इसको हम नाम दिया नियोपेंटेन। आगे के चलते हैं हम। जो कॉमन मोनोवेलेंट होते हैं उनके नाम हम किस तरह से रखते हैं ये मैं बता चुका हूँ पहले, फिर भी थोड़ा सा मैं फिर से एक्सप्लेन करता हूँ। कोई भी अल्काइल कंपाउंड होगा, उसके शब्द के बाद हम आइल शब्द जोड़ेंगे। नॉर्मल होगा, ब्रांच होगा, एक ब्रांच होगी, बहुत ज्यादा तो नियो। उससे आगे हम क्या लेके चलेंगे, सेकेंडरी। फिर उसके आगे हम शब्द लेके चलते हैं टर्सरी। तो ये हम सबसे पहले लेके चलते हैं। सेकेंडरी, सेकेंडरी रेडिकल के लिए इस्तेमाल होता है, और टर्सरी, थर्ड टर्सरी रेडिकल के लिए इस्तेमाल होता है। जैसे हमारे पास CH3 है, तो देखो हम बता चुके हैं पहले, CH3 इसने रेडिकल बनाया तो मिथ प्लस आइल, तो क्या लिखेंगे इसको, मिथाइल। ये हमारे पास है इथ प्लस आइल, तो क्या लिखेंगे इसको, इथाइल। आई होप कि ये कंसेप्ट हम पहले भी कर चुके हैं, उसी पॉइंट को हमने यहाँ थोड़ा सा और इलोबरेट किया है। अब जैसे हमारे पास एग्जाम्पल है, और इनके नाम देखेंगे हम, अपने जो फॉर्मूला पढ़ा है। जैसे हमारे पास ये कंपाउंड है, इसमें कोई ब्रांच नहीं है, सीधा सीधा है, और एक हाइड्रोजन कम है, तो N, 3 कार्बन है तो प्रोप, और क्या लिखेंगे, N प्रोप आइल। क्लियर। यहाँ हमारे पास ये यूनिट, इस यूनिट को पहचानते होंगे आप, आइसो यूनिट है, और यहाँ से इसलिए लिखेंगे इसको आइसो प्रोपाइल। सीधी चेन है तो एन बुटाइल। और इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है इस कंपाउंड को, ये देखो ये बिल्कुल बिल्कुल हटके हो गया। कैसे, कई बार बच्चे ऐसे कर लेते हैं, CH3 सी, और CH2 CH3, और ये ऐसे। तो उसको ऐसा मान लेते हैं कि भी आइसो की तरह है। आइसो की तरह नहीं, आइसो में एक और सीधी एक ब्रांच होती है, उससे ज्यादा नहीं होती, यहाँ एक से ज्यादा ब्रांच है। तो ध्यान से देखा जाए तो ये कार्बन हमारे पास कैसा है, सेकेंडरी। और जब सेकेंडरी हमारे पास रेडिकल बनता है, तो उसके आगे शब्द हम क्या जोड़ते हैं, सेकेंडरी, और फिर हम शब्द लिखेंगे बुटाइल। तो ये कॉमन नेम लिखा हुआ मिलता है, सेकेंडरी बुटाइल। ऐसे ही हमारे पास ये रेडिकल बना। अब ये रेडिकल जो बना है, इसके अंदर ये कैसा है, तीन इसके साथ जुड़े हुए हैं, तो टर्ट है, और ये क्या हो जाएगा, टर्ट बुटाइल। ऐसे ही इसके अंदर देखो, ये शब्द जो है, ये आइसो शब्द यहाँ से आ गया, रेडिकल है तो क्या लिखते हैं, आइसो बुटाइल। इसके अंदर देखो ये कैसा कार्बन हो गया, क्वाटनरी कार्बन हो गया। क्वाटनरी जिसमें लग जाता है नियो शब्द लग जाएगा, 5 कार्बन है तो पेंट, और शब्द क्या लग जाएगा, आइल, नियो पेंटाइल। ये कुछ कॉमन बातें हैं जो हमारे दिमाग में अच्छी तरह से आनी चाहिए, क्योंकि एग्जाम में काफी बार पूछा जाता है। अगर हम डेरिवेटिव के व्याप पे, एक डेरिवेटिव के व्याप पे हम इनका नाम लिखना चाहें, तो मैं पहले बता चुका हूँ कि जो हमारा रेडिकल आता है उसके साथ जो फंक्शनल ग्रुप जोड़ दो। तो ये तो रेडिकल हो गया, ओरिजिनल तो ये था ना, CH3 CH3। अब इसका एक हाइड्रोजन हमने रिमूव कर दिया, तो एक हाइड्रोजन रिमूव करते क्या हो गया, CH3 CH2 डैश, तो ये हमारे पास क्या हुआ था, इथाइल हुआ था। और अब इसके साथ क्या जुड़ गया, एल्कोहल, तो हम दे देंगे इथाइल एल्कोहल। ऐसे ही देखो ये रेडिकल है, तो ये कार्बन कितने हैं, 3 है, स्ट्रेट चेन है, तो एन प्रोपाइल जुड़ क्या गया इसके साथ, क्लोराइड। ये देखो, अब यहाँ थोड़ी सी कंडीशन चेंज है। कैसे, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, CH3 CH CH3 और OH। तो देखो कंडीशन चेंज होगी कि नहीं होगी, कंडीशन क्या लग जाएगी इसके साथ, आइसो प्रोपाइल, और एल्कोहल है तो क्या लिख देंगे, आइसो प्रोपाइल एल्कोहल। इसके अंदर सीधी चेन है, तो हम क्या लिख देंगे, एन बुटाइल, और ब्रोमीन इसके साथ जुड़ा हुआ है तो एन बुटाइल ब्रोमाइड। इस तरह से हम रेडिकल का बेहतर यूज करते हैं विद फंक्शनल ग्रुप विदाउट कार्बन, जो फंक्शनल ग्रुप कार्बन के बिना है। क्लियर। ऐसे हमने और एग्जाम्पल लिए इसमें अपनी बात को समझने के लिए। जितने ज्यादा हम एग्जाम्पल करेंगे उतने केस हमें समझ में आएंगे। जैसे ये केस है, अब इस केस के अंदर ध्यान से देखें, रेडिकल तो है लेकिन कैसा रेडिकल है, सेकेंडरी है। कार्बन कितने हैं, 4 हैं, तो बुटाइल, और क्या लिख देंगे इसको हम, एल्कोहल। इस केस में देखें हम, यहाँ ये कंडीशन लग गई, तो ये कंडीशन किसके लिए, आइसो। टोटल कार्बन कितने, 1 2 3 4, तो बुटाइल, और ये इसके साथ क्लोरीन जुड़ा है तो क्या लिख देंगे, आइसो बुटाइल क्लोराइड। ऐसे ही ये रेडिकल है तो मिथाइल, और ये अमीन को अमीन लिखते हैं। ऐसे ही हमारे पास इस केस में देखें तो यहाँ देखो क्वाटनरी कार्बन की कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, तो नियो लग जाएगा। टोटल कार्बन कितने हैं, 5 है, तो पेंटाइल, और ये इसके साथ फंक्शनल ग्रुप लगा है तो इसको कहेंगे अमीन, तो नियो पेंटाइल अमीन। इस तरह से हम इसको पार्ट को कर सकते हैं। आगे और एग्जाम्पल देखना चाहें, बहुत सारे एग्जाम्पल हमारे पास हैं।
जैसे ये इससे जुड़ा गया, तो इसको थोड़ा सा ये ऐसे केस को ना थोड़ा खोल के देख लें हम। CH3CH और CH3 और ये हो गया HNH2। तो आप लोगों हमने पहले भी देखा कि ये कंडीशन कौन सी है, आइसो कंडीशन। कार्बन कितने हैं, 3, तो क्या लिखेंगे, प्रोपाइल, और साथ में कुछ जोड़ा अमीन। आई होप ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। ऐसे ही ये हमारे पास आइसो की कंडीशन है, कार्बन टोटल कितने हैं, 4 आइसो बुटाइल अमीन। ये कंडीशन हमारी किसकी है, इथर की है, तो डाई मिथाइल इथर, दोनों मिथर ग्रुप है। ये कंडीशन, ये सेकेंडरी जुड़ा हुआ है इसके साथ, तो सेकेंडरी बुटाइल ब्रोमाइड। ये इथाइल मिथाइल इथर हम पढ़ चुके हैं पहले, सिमेट्रिकल इथर में पढ़ेंगे। यहाँ भी हमारे पास रेडिकल है तो इथाइल, यहाँ भी हमारे पास रेडिकल है तो मिथाइल, और ये हमारे पास इथर, जो फंक्शनल ग्रुप क्या है, इथर है, तो इसलिए इसको इथाइल मिथाइल इथर लिखेंगे। आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया हो। आप बहुत सारे केस, हम कितने भी केस लगा सकते हैं इसको समझने के लिए। साइनाइड और आइसोसाइनाइड या कीटोन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप भी इसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं। जैसे हमारे पास साइनाइड का केस है, तो यदि ये रेडिकल इसके साथ साइनाइड जुड़ जाएगा, तो रेडिकल को तो एल्काइल लिखेंगे, फिर साइनाइड, ये इस तरह से होगा, तो एल्काइल आइसोसाइनाइड, ROR। तो यहाँ दो एल्काइल ग्रुप है, दोनों तरफ जुड़ गए, हमने लिखा डाई एल्काइल, और कीटोन को कीटोन लिखेंगे हम। ऐसे ही यदि ये अलग है ये अलग है, तो हम क्या लिखेंगे, एल्काइल एल्काइल डैश, ये अलग अलग, और ये बीच में क्या हो गया, कीटोन, तो इसको हम कीटोन नाम दे सकते हैं। तो ये कॉमन नेम लिखने के कुछ तरीके हैं जो फंक्शनल ग्रुप के अंदर भी इन्वॉल्वमेंट आती है। अब देखो एग्जाम्पल ले रखे हैं हमारी इस पॉइंट को समझने के लिए। जैसे इस केस में हमारे पास क्या है, ये फंक्शनल ग्रुप है, तो ये किसके साथ जुड़ गया, इथाइल, तो इथाइल साइनाइड, इसमें फंक्शनल ग्रुप साइनाइड है, तो ये कैसा केस है, आइसो का केस है, आइसो प्रोपाइल साइनाइड। इस केस में कैसा है, सीधा है, एन प्रोपाइल आइसोसाइनाइड। इस केस में मिथाइल आइसोसाइनाइड। आई होप ये कंसेप्ट आपको क्लियर होगा। ऐसा ही एक एग्जांपल और है हमारे पास, डाई मिथाइल कीटोन का है। तो यहाँ दो रेडिकल हैं, कौन कौन से दो रेडिकल हैं, देखो ये रहा मिथाइल मिथाइल, तो डाई मिथाइल, और ये क्या है, कीटोन, तो लिख देते हैं। ऐसे इसके अंदर दो रेडिकल हैं, एक इथाइल रेडिकल है, एक क्या है, मिथाइल रेडिकल है, और हम क्या लिख सकते हैं इसको, कीटोन। अल्फाबेटिक रूल लगाएंगे हम, नोमेनक्लेचर में ई पहले आता है, एम बाद में आता है। आगे बढ़ते हैं हम। कहता है यदि बाइवेलेंट रेडिकल हो तो क्या करेंगे आप। तो बाइवेलेंट रेडिकल में मतलब ये देखेंगे कि एक ही कार्बन से गए, एक अलग अलग कार्बन से गए, तो ये रेडिकल देखने कंडीशन। कहता है तो बाइवेलेंट कंडीशन में ध्यान रखेंगे, एल्काइल प्लस आइडीन कंडीशन से लगाएंगे। बाइवेलेंट क्या कंडीशन लगाएंगे, आइडीन कंडीशन। जैसे इस कार्बन के ऊपर से दो रेडिकल चले गए, जो मिथाइल का मेंबर था, तो मिथाइल, और प्लस हमने क्या जोड़ दिया, आइडीन, मिथाइल आइडीन। इस कार्बन के साथ फर्दर कार्बन जुड़ा हुआ है, लेकिन यहाँ से दो चले गए, तो यहाँ हमारे पास इथाइलिडीन। यहाँ भी हम देखें, मिथाइल, क्योंकि रेडिकल मिथाइल का है, और मिथाइलिडीन, और क्या जुड़े हैं इसके साथ, क्लोरीन, तो डाई क्लोराइड। यहाँ पे देखो इथाइलिन, दो कार्बन है, इथाइलिडीन, और इसके साथ क्या जुड़े हैं, एल्कोहल, तो क्या लिखेंगे, डाई एल्कोहल। आई होप ये कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। और ये कॉमन नेमिंग जब करी जाती है उस टाइम पे ये कंसेप्ट हमारे पास आता है। अब थोड़ा सा चेंज करके केस आ रहा है, कहता है एल्काइलिन रेडिकल नेम लिखेंगे कब, यदि हमारे पास व्हेन बोथ फ्री वैलेंसी ऑन एडजस्ट कार्बन एटम, कहता है दोनों वैलेंसी साथ लगते कार्बन एटम पे हो, तो जैसे ये तो ऐसी कंडीशन में दो कार्बन है तो ईथ, और लिखेंगे इथाइलिन। ये देखो प्रोपाइलिन, ये देखो दोनों साथ लगते कार्बन पे हैं, तो इथाइलिन और डाइक्लोराइड, ये प्रोपाइलिन डाई अल्कोहल या प्रोपाइलिन ग्लाइकोल। तो ग्लाइकोल शब्द कब लिखा जाता है, ये जब दो OH ग्रुप एडजस्ट कार्बन एटम पे, एडजेसेंट का मतलब दोनों साथ लगते कार्बन एटम पे अगर दो OH ग्रुप आ जाते हैं तो कॉमन नेम ग्लाइकोल भी लिखा जाता है। तो इसको हम या प्रोपाइलिन या डायल्कोल या फिर इसको प्रोपाइलिन ग्लाइकोल नोट करते हैं हम। ऐसे ही हमारे पास अदर मेंबर्स हैं, जैसे अपने पास ये मेंबर है विनाइल का, डबल बॉन्डेड कंपाउंड में अगर रेडिकल बन जाता है तो विनाइल, डबल बॉन्डेड कंपाउंड से पहले सिंगल बॉन्ड है तो अलाइल। ऐसे ही बेंजीन के अंदर अगर रेडिकल बन जाता है तो फिनाइल, बेंजीन के साथ CH2 है उस पर रेडिकल बन जाता है तो बेंजाइल। ये हम इसके अंदर लिखते हैं।
तो ये हमें ध्यान रखना होगा किस कंडीशन में कहाँ रेडिकल की फॉर्मेशन हुई है, उसी से नाम देते हैं। तो हमने जो पीछे बनाए थे रेडिकल, तो यदि विनाइल के साथ क्लोरीन जुड़ जाए तो विनाइल क्लोराइड। ये देखो यहाँ से रेडिकल बना, इसको अलाइल बोलते हैं, तो एल्कोहल। ये फिनाइल बन गया क्योंकि डायरेक्ट रेडिकल बना था, तो ब्रोमाइड। ये बेंजीन है तो बेंजाइल। और ये हमारे पास क्या है, अमीन, तो बेंजाइल अमीन। तो जो रेडिकल बने उस हिसाब से हम इनके कॉमन नेम यहाँ से नोट करके और बता सकते हैं कि ये कॉमन नेम फॉर्मेशन होंगे। अब हम अगले पार्ट में पढ़ेंगे कॉमन नेम ऑफ हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव, जिनके अंदर फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होंगे। और फंक्शनल ग्रुप्स के बारे में हम पहले ही पढ़ चुके हैं, काफी कंडीशंस के बारे में। कॉमन नेम ऑफ हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव मतलब इनके अंदर फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होंगे और उसके व्याप पे हम इनके नाम करेंगे। जैसे हमारे पास ये केस देख पा रहे हैं, अगर फंक्शनल ग्रुप कार्बोक्सिलिक एसिड है तो इक एसिड लिखा जाता है या ओइक एसिड लिखा जाता है। ये अलाइल वाइल हलाइड्स लिखा जाता है। अगर ये फंक्शनल ग्रुप होता है तो एस्टर का आता है ओएट शब्द लिखा जाता है इसके साथ। ये अनहाइड्राइड लिखा जाता है। तो ये फंक्शनल ग्रुप हैं, इनके नाम के साथ हम पीछे भी कर चुके हैं इस पॉइंट को। तो इनके नाम के साथ हम डेरिवेटिव करेंगे। अमाइड का केस है, अल्डिहाइड का केस है, नाइट्राइल का केस है, आइसोनाइट्राइल का केस है। एक खास बात जो हमें ध्यान रखनी होगी, सबसे इंपॉर्टेंट बात है, वो ये पॉइंट है कि हमें यदि एक कार्बन है तो फॉर्म लिखा जाता है कॉमन नेमिंग में। दो कार्बन है तो एसिड लिखा जाता है कॉमन नेमिंग में। थ्री कार्बन है तो प्रोपियोन लिखा जाता है। चार कार्बन के लिए ब्यूटायर लिखा जाता है। पांच कार्बन के लिए वेलर लिखा जाता है। और इन नंबर ऑफ कार्बन के साथ जब फंक्शनल ग्रुप जुड़ेगा तो उसका नाम जुड़ जाता है, तो हमारे पास एक कॉमन नेम बन जाता है। तो चलिए फंक्शनल ग्रुप डेरिवेटिव के साथ हम देखते हैं। जैसे हमारे पास ये केस है, अब कार्बन कितना है, एक है, तो एक के लिए क्या लिखा जाएगा, फोर, मैंने बताया था। और फंक्शनल ग्रुप है, इसके लिए क्या लिखा जाता है, एक। तो हमारे पास क्या बन गया, फॉर्मिक एसिड। दो के लिए क्या लिखा जाता है, दो कार्बन अगर हमारे पास हो तो एसिड। और ये CHO क्या है, अल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप है। तो हमने क्या लिख, देखो दो कार्बन हो गए ना इसके पास, तो एसिड लिखेंगे। अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है तो एसिटल्डिहाइड। तीन कार्बन है, वन टू थ्री, फंक्शनल ग्रुप का कार्बन काउंट होता है, तो प्रोपियोन। और फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, अमाइड का है, तो क्या लिख देंगे, प्रोपियोन अमाइड। क्लियर है। ये फंक्शनल ग्रुप आपको पता है इसका, ये अमाइड फंक्शनल ग्रुप है, ये अल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप है, ये एक कार्बोक्सिलिक एसिड का फंक्शनल ग्रुप है। ऐसे ही नंबर ऑफ कार्बन देखो कितने, वन टू थ्री फोर, नंबरिंग फंक्शनल ग्रुप से करते हैं। तो चार में बिल्कुल स्टीज चेन है तो एन। और चार के लिए क्या लेते हैं हम, बुटायर, बुटायर। और फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, अल्डिहाइड, तो क्या लिखेंगे, एन बुटायर अल्डिहाइड। आई होप ये कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा कि जब फंक्शनल ग्रुप जोड़ेंगे तो इस तरह से कॉमन नेम हमारे पास डेवलप होते हैं और इनका हमें आगे केमिस्ट्री में काफ़ी यूज़ करना पड़ता है। ऐसे ही हम और थोड़े से देखते हैं एग्जाम्पल। हमारे पास फंक्शनल ग्रुप लिया हमने ये अमाइड, और ये लिया अलाइड, वाई एल, असाइल का मेंबर लिया। तो यदि हमने कार्बोक्सिलिक एसिड जोड़ा और ये देखो इस तरह से, ये कौन सा हो गया, कॉमन नेम हो गया आइसो। कार्बन कितने हैं टोटल, वन टू थ्री फोर। फोर के लिए क्या लिया हमने, बुटायर। और ये शब्द क्या जोड़ दिया इसके लिए, एक एसिड, तो आइसो बुटायरिक एसिड। अब देखो ये शब्द जोड़ दिया हमने आइसो। टोटल कार्बन कितने हो गए हमारे पास, वन टू थ्री फोर फाइव। फाइव के लिए क्या बताया था, वेलर। और फंक्शनल ग्रुप क्या है, अमाइड, तो आइसो वेलर अमाइड। कार्बन कितने हैं, दो। दो के लिए क्या होता है, एसिड। और ये फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, वाइल हलाइड। देखो ये लिखा वाइल हलाइड, तो वाइल और हलाइड में क्या है, क्लोराइड है, तो एसिटाइल क्लोराइड। ऐसे ही ये हमारे पास क्वाटनरी कार्बन एटम है, तो जहाँ क्वाटनरी कार्बन एटम हो जाता है तो वहाँ शब्द जो रहता है नियो। टोटल कार्बन कितने हो गए, पाँच। पाँच के लिए क्या होता है, वल। और ये शब्द क्या हो जाएगा, एक, तो नियो वेलेरिक एसिड। आई थिंक ये आपको क्लियर हो रहा होगा कि कॉमन नेम लिखते वक्त भी कुछ रूल रेगुलेशंस थे जिनको हम फॉलो करते हैं और उसी व्याप पे इनके नाम लिखे जाते हैं। ऐसे ही बहुत सारे केस है केमिस्ट्री के अंदर जिनके नाम आए क्यों आए। ऐसे ही जैसे इसके अंदर कार्बन कितने हो गए, दो, तो शब्द जुड़ा एसिड। और साइनाइड है तो क्या लिखा जाएगा, एसिटोनाइट्राइल। इसके अंदर कितने हैं, दो कार्बन। और ये रेडिकल बेस भी लिखा जा सकता है, देखो ये फंक्शनल ग्रुप बेस हो गया, रेडिकल बेस में रेडिकल बना लिया तो मिथाइल। और ये क्या हो गया, साइनाइड, मिथाइल साइनाइड भी लिखा जाता है इसको।
ऐसे ही इस केस में देखो, इसमें कार्बन कितना है, एक, तो मिथाइल। और ये देखो फॉर्मेट शब्द लिखा जाता है, एक कार्बन होता है तो एक कार्बन के लिए हम क्या शब्द लेते हैं, फॉर्म। तो हमारे पास ये रेडिकल है तो हमने लिखा मिथाइल, और ये क्या लिखा जाएगा, मिथाइल फॉर्माइट। ऐसे ही मिथाइल एसीटेट एस्टर का लिखा जाएगा। ऐसे ही हम लिखाएंगे फिनाइल प्रोपेनेट। प्रोपेनेट किसके लिए इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि फिनाइल क्यों लिया, क्योंकि फिनाइल रेडिकल है यहाँ। और प्रोपेनेट कार्बन कितने हो गए, 1 2 3, तो 3, और फंक्शनल ग्रुप था O8 एस्टर का। ये हमें पता है। ये शब्द कब लगता है, फिनाइल, जब ये रेडिकल की फॉर्म में जुड़ता है तो हम क्या जोड़ देते हैं, इसको फिनाइल जोड़ देते हैं। आगे देखें हम, अगर हमारे पास अनहाइड्राइड के केस दे रखे हैं, अनहाइड्राइड वो होते हैं जिन फंक्शनल ग्रुप्स में से, जैसे फॉर्मिक एसिड हम समझ चुके हैं, तो यदि फॉर्मिक एसिड में से वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकाल, तो वाटर बाहर हो गया तो अनहाइड्राइड। तो ये किस में से निकला है, फॉर्मिक में से निकला है, तो फॉर्मिक, और फॉर्मिक के अंदर से क्या निकला है, वाटर, तो हम लिखेंगे फॉर्मिक अनहाइड्राइड। क्या लिखेंगे इसको, फॉर्मिक अनहाइड्राइड, ये बनेगा। ऐसे ही ये कौन से एसिड है, दो कार्बन है, तो एसिड और कार्बोक्सिलिक फंक्शनल ग्रुप है, तो क्या लिखेगा, इक एसिड। दो कार्बन के लिए क्या लेते हैं, एसिड, और ये फंक्शनल ग्रुप है तो इसके लिखेंगे इक, तो होगा एस्टिक एसिड। क्लियर। तो ये एस्टिक एसिड जो है, इसके अंदर से अगर वाटर मोलिक्यूल निकाल दूं तो ये होगा एसिटिक अनहाइड्राइड। क्या होगा, एसिटिक अनहाइड्राइड। ये नाम अगर हमें ध्यान रहेंगे तो इसी तरह से हमारे पास बने। ऐसे ही हमारे पास एसिटिक प्रोपेनोइक अनहाइड्राइड, एक एसिड लिया हमने एस्टिक एसिड, और दूसरी कौन सी ली, प्रोपेनोइक एसिड। एस्टिक एसिड तो ये थी हमारे पास HCH3COH, और प्रोपेनोइक एसिड ये थी मीथ, ईथ, और प्रोप, ये प्रोपेनोइक है। इन दोनों के अंदर से वाटर मोलिक्यूल बाहर निकाल दिया, हमारे पास यही बनेगा, यही तो बनेगा, CH3, C डबल बॉन्ड O, इसका O साथ आ जाएगा, इसके C के साथ साथ रहेगा, और हमारे पास CH2CH3। तो ये क्या था, एस्टिक एसिड, और ये तीन कार्बन है तो क्या होगी, प्रोपेनोइक एसिड। इन दोनों को मिक्स कर देंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, एसिटिक प्रोपेनोइक अनहाइड्राइड। वेरी सिंपल है, अगर हम थोड़ा सा इस पार्ट को लेके चलेंगे तो बहुत आसानी से इसको हम कवर कर सकते हैं। आज मैंने आपको कॉमन नेम बताएंगे, कॉमन नेम हम किस तरह से केमिस्ट्री के अंदर यूज करते हैं, आखिर उन कॉमन नेम्स के पीछे लॉजिक क्या है, फॉर्मूला क्या है, वो मैंने एक्सप्लेन किया। और जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसके अंदर हम IPSC के रूल रेगुलेशंस जानेंगे, और आगे के पार्ट को हम उसके अंदर स्टडी करेंगे। आई होप कि लेक्चर आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा। और इसी के साथ थैंक्स, धन्यवाद।